मोहम्मद उमर ने चाकू जेब में डाल लिया और अपनी राइफल भी उठा ली। वो तीनों शख्स वो राइफलों की जद पर लिए अपने पड़ाव पर आ गए। तुम लोग जो भी हो जिंदा बचकर नहीं जा सकोगे, इन पहाड़ों में चारों तरफ हमारे आदमी मौजूद हैं। उस शख्स ने कहा, हम यहाँ तक आए हैं तो वापस भी चले जाएंगे। शारिम ने टूटी फूटी पश्तो में कहा, तुम अपनी फिक्र करो और ये बताओ कि वहाँ बैठे क्या कर रहे थे, वहाँ क्या काम हो रहा है, तुम खुद क्यों नहीं मालूम कर लेते। उस शख्स ने जवाब दिया, वो तो हम मालूम कर ही लेंगे, लेकिन इससे पहले तुमसे कुछ बातें मालूम करना जरूरी है। मोहम्मद उमर ने मुदाखलत करते हुए था, ये तो हमें मालूम है कि वहाँ हीरोइन की फैक्ट्री काम कर रही है, तुमसे हम ये मालूम करना चाहते हैं कि इस वक्त वहाँ कितने आदमी हैं। तुम लोग मुझसे कुछ भी मालूम नहीं कर सकोगे। उस शख्स ने जवाब दिया, हमने तो पत्थरों को भी जबान खोलने पर मजबूर कर दिया है, तुम तो आखिर इंसान हो, अभी कुछ देर में फर भर बोझने लगोगे। मोहम्मद उमर ने कहा और जेब से रुमाल निकालकर बड़ी फुर्ती से उस शख्स के मुंह में ठूंस दिया और फिर उसी शख्स की चादर से एक पट्टी थी फाड़कर उसके मुंह पर बांध दी कि रुमाल बाहर ना निकल सके। शारक और नूनफा वगैरह खामोश खड़े ये सब कुछ देख रहे थे। मोहम्मद उमर ने एक बार फिर जेब से चाकू निकाल लिया और नोक उस शख्स के गाल पर रखते हुए बोला, मैंने तुम्हारा मुंह इसलिए बंद किया है कि तुम चीख ना सको, तुम्हारे हाथ पर खुले छोड़ दिए हैं, अगर तुम चाहो तो अपना दिफा कर सकते हो, इसी दौरान अगर तुम हमारी बातों का जवाब देना चाहो तो सर हिला देना। उसने चाकू की नोक से हल्का सा दबाव डाला। उस शख्स ने अचानक ही मोहम्मद उमर के हाथ पर हाथ मार दिया। इस तरह चरका लगने से उसके गाल पर चटका सा लग गया और खून रिसने लगा। मोहम्मद उमर ने चाकू फेंक दिया और एक जोरदार घूंसा उसकी खोपड़ी पर रसीद कर दिया। वो शख्स लड़खड़ाकर पीछे गिरा। मोहम्मद उमर ने संभलने का मौका दिए बगैर उस पर लातों और गुंसों की बारिश शुरू कर दी। उस शख्स का सिर्फ मुंह बंधा हुआ था, हाथ पैर खुले हुए थे, वो भी भरपूर अंदाज में अपना दिफा कर रहा था, लेकिन मोहम्मद उमर शुरू ही से उस पर हावी हो गया था। जमीन पर धीगा मुश्ती करते हुए चाकू एक बार फिर मोहम्मद उमर के हाथ में आ गया। उसने चाकू की नोक उस शख्स की शहरन पर रख दी, पैर एक हल्का सा चिरका दिया, खाल कट गई और खून ट्विसने लगा। मैं तुम्हारा गला काट दूंगा, बताओ जबान खोलोगे या नहीं। मोहम्मद उमर घुर्राया। उस शख्स ने सर को ओले से हरकत दी, उसकी आंखों में खून उतर आया था। मोहम्मद उमर ने उसके गले से चाकू उठा लिया और उठकर खड़ा हो गया। चाकू की नोक से उसने उस शख्स के मुंह पर बनी हुई पट्टी खोल दी और मुंह में ठुमसा हुआ रुमाल भी निकाल दिया और उसे जोरदार ठोकर रसीद करते हुए घुर्राया, बताओ वहां कितने लोग हैं और क्या हो रहा है। वो वहां 3 आदमी और हैं। वो शख्स अपने फूले हुए सांस पर काबू पाने की कोशिश करते हुए बोला, हीरोइन की ये लिबार्डरी खान अब्दुल कुद्दूस की मलकियत है, यहाँ भी हुकूमत अब तक उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तो तुम लोग क्या कर लोगे। तुम लोग इन पहाड़ों से जिंदा वापस भी नहीं जा सकोगे। इस लिबार्डरी में कितनी ईरवन तैयार होती है और ये ईरवन कहाँ जाती है, ये सवाल शारिक ने किया। रोजाना सैकड़ों किलो ईरवन तैयार होती है जो सरहद पार पहुंचा दी जाती है। उसमें से कुछ ईरवन पाकिस्तान ही के मुख्तलिफ इलाकों में खपा दी जाती है और कुछ दूसरे मुल्कों को बेच दी जाती है। क्या इस वक्त भी वहाँ हीरोइन तैयार हो रही है? शारिक ने पूछा। नहीं, उस शख्स ने नफी में सारी लाया, लेकिन काम शुरू करने की तैयारियां की जा रही है। आज रात अफयून की बहुत बड़ी खेप यहाँ पहुंचने वाली है। उस अफयून से पहले बारफीन बनाई जाएगी और उसके बाद हीरोइन की तैयारी का मरहला आएगा। क्या लिबार्टी में तैयार हीरोइन भी मौजूद है? शारिक ने सवाल किया। हाँ, इस वक्त वहाँ तकरीबन 2000 किलो तैयार हीरोइन मौजूद है। जो लोग आज रात अफयून की खेप लेकर आएंगे वही लोग ये तैयार हीरोइन वापस ले जाएंगे। उस शख्स ने जवाब दिया। अफयून की मिकदार कितनी है और वो लोग किस वक्त यहाँ पहुंचेंगे? शारिक ने एक और सवाल किया। 1.5 ग्राम। उस शख्स ने जवाब दिया। वो लोग 10 बजे के करीब यहाँ पहुंच जाएंगे। क्या लिबार्टी तक आने के लिए गाड़ी का रास्ता भी है? शारिक ने पूछा। नहीं, हम लोग पैदल आते जाते हैं और बाल लाने ले जाने के लिए गधे इस्तेमाल होते हैं। उस वक्त 3 आदमी उन गधों के साथ होंगे। इस इलाके में और कितनी लिबार्टियां हैं? शारिक ने पूछा। 4। उस शख्स ने जवाब दिया। एक खान अब्दुल कुद्दूस की लिबार्टी है और 3 और हैं। लेकिन तुम लोग कौन हो? क्या तुम्हारा ताल्लुक किसी एजेंसी से है? हाँ, यही समझ लो। शारिक ने कहा। अफयून की खेप किस रास्ते से आएगी? जिस जगह मैं बैठा हुआ था वहां दूसरी तरफ तकरीबन 10 गज नीचे एक तंग सा रास्ता है। लिबार्टी तक आने जाने के लिए वही रास्ता इस्तेमाल किया जाता है। उस शख्स ने जवाब दिया। तुमने बताया था कि वो लोग 10 बजे के करीब यहाँ पहुंचेंगे। तुम्हारे हाथ पर घड़ी बंधी हुई है, इस वक्त क्या बजा है? शारिक ने पूछा। उस शख्स की तलाई पर इलेक्ट्रॉनिक घड़ी बंधी हुई थी। उसने बटन दबाकर नन्हा सा बल्ब रोशन किया और फिर शारिक की तरफ देखते हुए बोला, 8 बजे हैं। ठीक है, शारिक ने सारी हिला दिया। उन लोगों के आने से पहले हम लिबार्टी में मौजूद आदमियों का बंदोबस्त कर लेंगे और जब वो लोग अफयून लेकर यहाँ पहुंचेंगे तो उनसे भी निमट लिया जाएगा। तुम लोग किस खुशहमी में मुब्तला हो? उस शख्स ने कहा। तुम लोग जो कुछ सोच रहे हो ना, उस पर अमल करना इतना आसान नहीं। अमल करना मुश्किल भी हो तो कोई बात नहीं, हम लोग मुश्किलों के आदी हो चुके हैं, शारिक ने कहा और फिर मोहम्मद उमर की तरफ देखते हुए बोला, उमर, इसका बंदोबस्त करो। मोहम्मद उमर ने उस शख्स की चादर फाड़कर पहले लंबी लंबी पट्टियां बनाई, फिर उन्हें रस्सी की तरह बट लिया और उस शख्स के हाथ पैर बांधकर उसे एक तरफ डाल दिया। उसके मुंह में भी कपड़ा ठोंस दिया गया। तुम 2-3 घंटे यहाँ आराम करो, वापिस आकर हम तुम्हें खोल देंगे।
शारक ने कहा और अपने साथियों की तरफ देखते हुए बोला, घोड़े यहीं छोड़ दो, हम लोग 2-3 घंटों में वापस आ जाएंगे। वो लोग अपनी अपनी राइफलें उठाकर चल पड़े। सबसे आगे मोहम्मद उमर था, उसके पीछे शारद, फिर दोनों लड़कियां और आखिर में नौलखा। तारीकी में तंग से रास्ते पर चलना नौलखे के लिए मुश्किल हो रहा था, लेकिन वो बहरहाल उनका साथ दे रहा था। उस जगह पहुंचने में उन्हें आधा घंटा लग गया। बल्ब लकड़ी के पोन पर लगा हुआ था। उस जगह चारों तरफ छोटी छोटी चट्टानें थी, जिनके दरमियान खुली जगह पर मुख्तलिफ चीजें भी बिखरी हुई थी। कई ड्रम थे जो धुएं से काले हो रहे थे। एक तरफ लकड़ियों का बहुत बड़ा अंबार लगा हुआ था और उसे जरा आगे बड़े बड़े पत्थर रखकर चूल्हे बनाए गए थे। वो ड्रम गालबन उन्हीं चूल्हों पर चढ़ाए जाते होंगे। एक तरफ चट्टान के साथ कई बोरियां नीचे ऊपर रखी हुई थी। दाईं तरफ वाली चट्टान में एक बहुत बड़ा गार भी नजर आ रहा था। उस गार के अंदर भी रोशनी हो रही थी। जो कुछ भी था उस गार के अंदर था और दायरा वो लोग बराह रास्त गार में दाखिल नहीं हो सकते थे। वो लोग एक बहुत बड़े पत्थर के पीछे खड़े गार की तरफ देख रहे थे, लेकिन अभी तक किसी इंसान का साया तक दिखाई नहीं दिया था। शाह भरी समीना, शारिब ने उन दोनों की तरफ देखते हुए सरगोशी की, तुम दोनों यहीं खड़ी रहो, गार के अलावा आसपास का भी ख्याल रखो भी। उसने कहा था कि यहाँ सिर्फ 3 आदमी हैं। मुमकिन है उसने हमें धोखा देने के लिए झूठ बोला हो और गार में 3 से ज्यादा आदमी मौजूद हों। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर नौलखे की तरफ देखते हुए बोला, इस तरफ आने का सिर्फ एक ही रास्ता है और नौलखा, तुम उस रास्ते पर पहरा दोगे। कोई भी इस तरफ आने की कोशिश करे तो बिला झिझक गोली से उड़ा देना। और मोहम्मद उमर, तुम मेरे साथ आओ। वो दोनों अपनी राइफलें संभाले एक तरफ चलने लगे। लकड़ियों के अंबार के करीब पहुंचकर वो रुक गए। शारिब ने मोहम्मद उमर को वहीं रुकने का इशारा दिया और तेजी से दौड़ता वो ड्रमों के पीछे चला गया। यहाँ से वार का दाना साफ नजर आ रहा था। गार के अंदर भी बल्ब की रोशनी में ड्रम रखे हुए नजर आ रहे थे। तकरीबन 3-4 फुट आगे ये गार दाईं तरफ मुड़ गया। उस तरफ भी रोशनी नजर आ रही थी और गार के अंदर से जनरेटर की आवाज भी सुनाई दे रही थी, जिसका मतलब था कि बिजली का जनरेटर गार के अंदर ही किसी जगह रखा हुआ था। शारिब ने मोहम्मद उमर को वहीं रुकने का इशारा किया और ड्रमों की आड़ लेता हुआ गार के दहाने की तरफ बढ़ने लगा। वो गार के दाने तक पहुंचा ही था कि एक आदमी गार के अंदर वाले मोड़ से निकलकर सामने आ गया। शारिब ने बड़ी तेजी से एक ड्रम के पीछे छलांग लगा दी और जांग कर सामने देखने लगा। वो लंबे कद का आदमी था, लंबी दाढ़ी और सर पर पगड़ी बंधी हुई थी। उसके हाथ में राइफल थी। वो नपे-तुदे कदम उठाता हुआ गार के दहाने पर आ गया और इधर उधर देखने लगा। शारिब उस शख्स से सिर्फ 10 फुट के फासले पर था। इनके दरमियान सिर्फ वो ड्रम था जिसके पीछे शारिब छुपा हुआ था। शारिब की उंगली राइफल के ट्रैगर पर थी। वो किसी भी सूरत का मुकाबला करने के लिए तैयार था। वो शख्स चलने में गार के दहाने पर खड़ा इधर उधर देखता रहा। फिर वो जैसे ही वापस जाने के लिए बूढ़ा शारक बड़ी फुर्ती से ड्रम की आड़ से निकल आया और राइफल की नाल उस शख्स की गर्दन से लगाते हुए घुर्राया, राइफल फेंक कर हाथ ऊपर उठा लो। वो शख्स हाथ उठाने की बजाय तेजी से घूम गया। शारिब ने बिला झिझक ट्रैगर दबा दिया। बोरी उस शख्स की खोपड़ी में लगी। वो तेवरातर गिरा, लेकर उसकी उंगली ट्रैगर दबा चुकी थी। राइफल ऑटोमेटिक पर सेट थी। गोलियां तड़तड़ाते हुए राइफल की नाल से निकल रही थी। कई गोलियां शारिब की टांगों के करीब से गुजरी। इसकी किस्मत अच्छी थी कि बच गया। राइफल खामोश होगी, उसका मैगजीन खाली हो गया, लेकिन राइफल पर उस शख्स की गिरफ्त अब भी मजबूत थी। सर पर गोली लगने से पहले उसने ट्रैगर दबा दिया था और फिर तशन्नुद की सी कैफियत पैदा हो गई थी, जिससे उसकी गिरफ्त मजबूत हो गई थी। गार के अंदर की तरफ से दौड़ते हुए कदमों की आवाज सुनकर शारिब ने एक बार फिर ड्रमों के पीछे छलांग लगा दी। उन दोनों के हाथों में ऑटोमेटिक राइफलें थी। वो अपने साथी की लाश के करीब ठिठक कर रुक गए। उन दोनों ने चीख कर एक दूसरे से कुछ कहा और गार के दाने की तरफ दौड़े। दाने पर पहुंचते हुए उन्होंने चारों तरफ अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। शारिब ने भी ड्रम की आड़ से निकलकर फायर खोज दिया। एक आदमी के बाजू में गोली लगी। वो चीखता हुआ पलटा, लेकिन ठीक उसी लम्हे बाहर से मोहम्मद उमर ने फायरिंग शुरू कर दी। ये दोनों आदमी उसकी गोलियों का निशाना बनकर ढेर हो गए। फायरिंग बंद हो गई। एकदम सन्नाटा छा गया। शारिब अपनी जगह पर दुबका रहा। 2 मिनट गुजर गए। गार के अंदर भी खामोशी थी और किसी किस्म की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। शारिब ड्रम की आड़ से निकल आया और उसने मोहम्मद उमर को भी आगे आने का इशारा कर दिया। मोहम्मद उमर ने वहां पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगाई। वो दोनों राइफलें ताने मोहतात अंदाज में आगे बढ़ते रहे। गार के मोड़ पर पहुंचकर वो रुक गए और किसी किस्म की आवाज सुनने की कोशिश करते रहे, लेकिन दूसरी तरफ मुकम्मल खामोशी थी। चंद सेकंड बाद शारिब छलांग लगाकर सामने आ गया। उसने राइफल दोनों हाथों में थाम रखी थी। उंगली ट्रैगर पर थी। वो किसी भी लम्हे ट्रैगर दबा सकता था, लेकिन उसकी नौबत नहीं आई। गार में कोई नहीं था। मोहम्मद उमर भी आ गया। गार के उस हिस्से में कई बल्ब जल रहे थे और दिन जैसी रोशनी फैली हुई थी। यहाँ का मंदिर देखकर उसकी आंखें हैरत के मारे खुली रह गई। गार का ये हिस्सा किसी बहुत बड़े हाल की तरह वसी वारिस था। एक हिस्से में जरीद तरी लेबॉर्टरी बनी हुई थी। स्टेनलेस स्टील के कई ड्रम, बड़े बड़े पतीले और इस किस्म की दूसरी बहुत सी चीजें मौजूद थी। एक तरफ केमिकल के कई ड्रम रखे हुए थे। ये केमिकल हेरोइन की तैयारी में इस्तेमाल होता था। एक तरफ तैयार हेरोइन के पैकेट नीचे ऊपर रखे हुए थे। शारिब ने एक पैकेट उठाकर देखा। उसमें कम से कम 5 किलो हेरोइन भरी हुई थी।
ऐसे लातारात पैकेट थे। शारिक और मोहम्मद उमर पूरे गार में घूमते रहे। यहाँ की वीरू का नामो निशान नहीं था। उनके कैदी ने ठीक ही कहा था कि यहाँ सिर्फ 3 आदमी थे। अगर कोई और होता तो अब तक सामने तो आ चुका होता। देख रहे हो मोहम्मद उमर, शारिक ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। यह है वो जहर जो मासूम नौजवानों के खून में घोला जाता है। मौत के ये सौदागर अपने घरों में दौलत के अंबार लगाने के लिए बेगुनाहों को मौत के घाट उतार रहे हैं। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बोला, मैं भी मौत के उन सौदागरों का आलाकार बन गया था। ये जुर्म मुझसे भी हुआ, लेकिन अब मुझे होश आ गया है। मैं अपने गुनाहों का कफारा अदा करना चाहता हूँ। मैं मौत की इन सौदागरों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। शारिक भाई, मोहम्मद उमर ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। अगर इस मकसद के लिए मेरी जान भी चली जाए तो मुझे अफसोस नहीं होगा। अब हम मिलकर यही काम करेंगे, शारिक ने जवाब दिया। और फिर वो गार से बाहर आ गया। उसने नौलखे वगैरह को भी बुला लिया। गार में ये सब कुछ देखकर नौलखे की आंखें हैरत से फैलती चली गईं। आग लगा दो इन सबको, वो इधर उधर देखते हुए बोला। जलाकर राख का ढेर बना दो। अभी नहीं नौलखे, शारिक बोला। अभी तो अवियोर की एक बड़ी खेप आने वाली है। उस खेप को भी पहुंच जाने दो, एक ही बार आग लगाएंगे। ठीक है, हम उनका भी इंतजार कर लेंगे, नौलखा बोला। वो लोग गार से बाहर आकर एक ऐसी जगह पर बैठ गए जहां से उस तरफ आने वाले रास्ते पर सिर्फ ना निगाह रखी जा सकती थी, बल्कि आने वालों को घेरे में भी लिया जा सकता था। वो बैठे बातें कर रहे थे और वक्त गुजरता रहा। उनमें से किसी के पास घड़ी नहीं थी, इसलिए वक्त का अंदाजा लगाना दुश्वार था। यूं लगता था जैसे रात आधी से ज्यादा बीत गई हो, लेकिन वो सब अच्छी तरह जानते थे कि अभी 10 नहीं बजे थे। एक ही गलंबा सरियों पर भारी था और फिर दफातन वो सब चौंक गए। पत्थरों के लुढ़कने की आवाज सभी ने सुनी थी। वो लोग यकदम होशियार हो गए। मेरा ख्याल है वो लोग आ रही हैं, शारिक ने कहा। तुम लोग अपनी अपनी पोजीशनें संभाल लो। मोहम्मद उमर, तुम गार के दहाने पर पहुंच जाओ। उन्हें गार में दाखिल होने से रोकना तुम्हारी जिम्मेदारी है। जो भी गार में घुसने की कोशिश करे उसे उड़ा देना गोली से। और नौलखे, तुम सामने चले जाओ। वो लोग जब उस जगह पहुंच जाएं, उसने खुली जगह की तरफ इशारा दिया, तो तुम वापसी का रास्ता ब्लॉक कर दोगे। शमीना तुम्हारे साथ होगी और शाहपरी तुम उस पत्थर के पीछे पोजीशन संभाले रहोगी। तुम्हारा निशाना बहुत अच्छा है और मुझे उम्मीद है कि तुम उनमें से किसी को बच निकलने का मौका नहीं दोगी। फिक्र मत करो, कोई भी बचकर नहीं जा सकेगा, शाहपरी ने कहा। वो सब लोग उठकर अपनी अपनी जगहों पर पहुंच गए। शारिक ने दिए पत्थर के पीछे अपनी पोजीशन संभाल ली और वक्त गुजरने का इंतजार करने लगा। तकरीबन 15 मिनट बाद पहला आदमी 2 गधों को हाँकता हुआ उस तंग से रास्ते से निकलकर खुली जगह पर आ गया। उस शख्स के कंधे पर राइफल लटकी हुई थी। उसके पीछे कई और गधे थे जिन पर अफयून के बोरे लदे हुए थे। आखिर में 2 और आदमी थे, उनके हाथों में भी राइफलें थी। वो सब लोग खुली जगह पर पहुंच गए और ड्रमों के करीब पहुंचकर गधों पर लदे हुए बोरे उतारने लगे। मोहब्बत खान, कहाँ हो तुम लोग? उन तीनों में से एक ने गार की तरफ रुक करके पुकारा। यहाँ कोई मोहब्बत खान नहीं, तुम लोग चारों तरफ से हमारे घेरे में हो, हथियार फेंक दो। गार की तरफ से मोहम्मद उमर की चीखती हुई आवाज सुनाई दी। वो तीनों एकदम उछल पड़े और इधर उधर पोजीशन लेने की कोशिश करते हुए उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। मोहम्मद उमर एक पत्थर की आड़ में था। कई गोलियां पत्थर पर लगी। पत्थर के टुकड़े हवा में उड़ उड़कर इधर उधर बिखरने लगे। उन लोगों की चलाई हुई गोलियां मोहम्मद उमर का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती थी। शारिक दाईं तरफ था, उसने भी फायर खोल दिया। एक आंधी उसकी गोलियों के निशाना बनकर गिरा। दूसरी तरफ से नौलखा वगैरह ने भी फायरिंग शुरू कर दी। गधों पर अफयून लाने वाले बाकी दोनों आदमी भी छिल्ली होकर गिर पड़े। कोई भी नहीं बचा था। शारिक और उसके साथी खुली जगह पर जमा हो गए। इन्होंने लाशें उठाकर एक तरफ डाल दी और अफयून के बोरे उठा उठाकर लकड़ियों के अंबार पर फेंकने लगे। अंबार को आग लगाने के बाद शारिक ने 2 जलती हुई लकड़ियां उठाई और दौड़ता हुआ रार में घुस गया। उसने लकड़ियों को हाल के वस्त में फेंक दिया और जनरेटर के करीब पड़ा हुआ तेल का ड्रम उलट दिया। तेल आहिस्ता आहिस्ता जलती हुई लकड़ियों की तरफ बहने लगा। तेल ने जैसी आग पकड़ी, शारिक बाहर की तरफ दौड़ा। भागो भागो यहाँ से, शारिक वार से बाहर निकलते हुए चीखा। उसके साथ ही वो गधों को भी वहां से हाँकने लगा। गधे मद हवास होकर तंग से रास्ते पर दौड़ रहे थे। उनके पीछे शारिक वगैरह भी थे। शारिक ने मुड़कर देखा, लकड़ियों के अंबार से आग के शोले बुलंद हो रहे थे। गार के दांते से भी शोले उठते हुए नजर आ रहे थे। वह तो वो तेल बाइल की तरफ आ रहा था जिससे आग फैल रही थी। जितनी जल्द मुमकिन हो सके यहाँ से दूर निकल चलो, शारिक चीखा। गार के अंदर केमिकल के ड्रम पड़े हुए हैं, वो ड्रम जब फटेंगे तो क़यामत आ जाएगी। वो लोग असल रास्ता छोड़कर चट्टानों में घुस आए और अंधाधुंध दौड़ने लगे। उन्हें इस बात की भी परवाह नहीं थी कि तारीकी में इस तरह दौड़ना खुद उनके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। वो बेताशा दौड़ते रहे और फिर पहला धमाका सुनाई दिया। कार के अंदर केमिकल का कोई ड्रम फटा था और धमाके की आवाज दबी दबी सी थी।
लेकिन शारिक जानता था कि केमिकल के ड्रम यके बाद दीगरे फटने शुरू होंगे तो यहाँ क़यामत आ जाएगी, इसलिए वो यहाँ से ज्यादा दूर निकल जाना चाहते थे। एक दो और मदम से धमाके सुनाई दिए, वो दौड़ते रहे और बिलाखिर अपने पड़ाव पर पहुंच गए। वो बुरी तरह हाँप रहे थे, उनका कैदी उसी तरह बंधा हुआ पड़ा था जिस तरह वो उसे छोड़कर गए थे। शारिक उसे घसीटता हुए चट्टान के किनारे तक ले आया। वो देखो, शारिक ने नशेम की तरफ इशारा किया जहां से मुहीब शोले उठते हुए दिखाई दे रहे थे। वो देखो, तुम्हारे खान अब्दुल कुद्दूस खान की लिबार्ट्री नहीं, मौत की लिबार्ट्री। अब उसमें कुछ नहीं बचा। वहां तैयारशुदा इरफान और अफयून की आने वाली नई खेप सब कुछ जलकर राख हो रहा है और तुम्हारे वो आर्मी भी जलकर राख हो जाएंगे। शारिक खामोश हुआ ही था कि कान फाड़ देने वाला धमाका हुआ और फिर पे दर पे धमाके होने लगे। गार के अंदर न कोई खतरनाक केमिकल के ड्रम फट रहे थे। एक और धमाका हुआ और यूं लगा जैसे आतिश फिशां फट पड़ा हुआ। गार वाली चट्टान आतिश फिशाई की तरह फटी थी। आग के शोले और चट्टानी पत्थर सैकड़ों फुट ऊपर तक उड़ रहे थे। आसपास के पहाड़ हिल गए थे। यूं लग रहा था जैसे जलजला आ गया हो। वो चट्टान भी कांपते रह गई जिस पर वो लोग बैठे हुए थे। शारिक ने अपने कैदी की तरफ देखा और दफतन वो बुरी तरह चौंक गया। उनका कैदी जमीन पर लोट लगाता वो चट्टान के आखिरी किनारे तक पहुंच चुका था। शारिक अभी जरा सूट कर चीखता उसकी तरफ दौड़ा, मतलब वो कैदी एक और लोड लगा चुका था और फिर दूसरे ही लम्हे वो निगाहों से ओझल हो गया। उसकी आखिरी चीज बड़ी खौफनाक थी। हिरवन तैयार करने वाली वो लिबार्ट्री मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी थी। अब वहां के शोलों के अलावा कुछ भी नहीं रह गया था। वो लोग रात भर नहीं सो सके थे। शारिक अच्छी तरह जानता था कि इस इलाके में हिरवन तैयार करने वाली और भी लिबार्ट्रियां मौजूद थी। वो लिबार्ट्रियां उसी तरह पहाड़ों में छुपी हुई थी, लेकिन धमाकों की आवाजें कहीं ना कहीं सुनी जरूर गई होंगी। शारिक को यह अंदेशा भी था कि दिन चढ़ने पर अगर पहाड़ों में छुपे हुए लोग सूरत-ए-हाल मालूम करने इस तरफ आ गए तो वो लोग घेरे में आ सकते थे। इसलिए वो सुबह होने से पहले इस इलाके से निकल जाना चाहते थे। सुबह होने में तकरीबन 2 घंटे बाकी थे। वो लोग रवानगी के लिए तैयार हो गए। गोरों पर तारीकी में सफर करना अगरचे खतरनाक था, लेकिन ये खतरा मोल लिए बगैर चारा भी नहीं था। वो मोहतात अंदाज में सफर करते रहे। दिन की रोशनी फैलने पर वो रुक गए। रात भर जागने और सफर से वो बुरी तरह थक गए। एक चट्टान के दामन मुनासिब देवर देखकर उन्होंने पड़ाव डाल दिया। इनका ख्याल था कि कुछ देर आराम करने के बाद आगे रवाना हो जाएंगे, लेकिन नींद और थकन ने उन्हें बेडाल कर दिया। एक ही तरह उन सब की आंखें बंद होने लगी और कुछ ही देर बाद वो सब नींद की आगोश में पहुंच चुके थे। घोड़ों की ननाड़ की आवाज सुनकर सबसे पहले 2 लड़के की आंख खुली और वो कुछ देर अपनी जगह पर लेटा आके मचमचाता रहा। और जब उसने उठकर इधर उधर देखा तो उसका दिल उछलकर हल्के में आ गया। वो 8 आदमी थे जिन्होंने उन्हें चारों तरफ से घेरे में ले रखा था। उन सब के हाथों में तलाशनकोव राइफलें थी। लंबी दाढ़ियां, सरों पर पगड़ियां, कबायली लिबास और गूलती हुई खूनख्वार आंखें वो वैसे ही लटके थे। मोनकी को अपना सांस सीने में रुकता हुआ महसूस हुआ। उसने अपने करीब सोए हुए शारिक को झुंझोड़ कर जगाया। शारिक गड़बड़ा कर उठ गया। उसका हाथ सबसे पहले अपनी राइफल की तरफ बढ़ा था, लेकिन उसी वक्त फिदा फायर की आवाज से गूंज उठी। वो राइफल शारिक के हाथ से छूट गई। फायर की आवाज सुनकर उनके दूसरे साथी भी जाग गए। सूरत-ए-हाल देखकर उन सब के चेहरे धुआं हो गए। अगर किसी ने राइफल की तरफ हाथ बढ़ाने की कोशिश की तो उसे गोलियों से बूंद दिया जाएगा। उनमें से एक आदमी ने 2 कदम आगे बढ़ाते हुए कहा, अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाओ और हाथ सर से ऊपर उठा लो। उस शख्स ने बात अगरचे उर्दू में की थी, लेकिन उसमें पश्तो के अल्फाज भी शामिल थे। लेकिन बात का मतलब बहरहाल उन सब की समझ में आ गया। वो सब अपनी जगह पर उठ खड़े हुए और हाथ सर से बुलंद कर दिए। उनसे मुखातिब होने वाले शख्स ने अपने एक साथी को इशारा किया। उसने आगे बढ़कर सबकी राइफलें जमा कर ली। मेरा नाम गुलबाज खान है। उसी शख्स ने बारी बारी उन सब की तरफ देखते हुए कहा, तुम लोगों को हमारे साथ चलना है। अगर किसी ने भागने की कोशिश की तो उसे गोलियों से छीन कर दिया जाएगा। वैसे मैं ये बात वाज़ेह कर दूं कि अगर कोई फरार होने में कामयाब हो भी गया तो इन बंजर और वैरान पहाड़ों में भूख प्यास से एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर जाएगा। यहाँ मीलों दूर तक किसी आबादी का नामो निशान नहीं। मुझे उम्मीद है कि तुम लोग शराफत का मुजाहरा करते हुए हमारे अहकामात की तामील करोगे। देखो भाई गुलबाज खान, नो लेकर उसकी तरफ देखते हुए कहा, हम तो पहले मुसीबत के मारे हुए हैं। रास्ता भूल कर कहीं के कहीं आ निकले हैं। भूख प्यास ने पहले हमें अदमुआ कर रखा है। तुम मुझे शरीफ आदमी लगते हो, हमें इन पहाड़ों से निकलने का रास्ता बता दो, हम खामोशी से चले जाएंगे। हमारी और तुम्हारी क्या दुश्मनी है? दुश्मनी नहीं तो हम एक दूसरे के दोस्त भी नहीं है, गुलबाज खान ने कहा। दोस्ती करने में कितनी देर लगती है? ला हाथ मिला, नो नके ने कहते हुए दायां हाथ आगे बढ़ा दिया। हम दोस्ती का हाथ भी बहुत सोच समझ कर बढ़ाते हैं और तुम लोगों के बारे में तो हमें बहुत कुछ सोचना पड़ेगा, गुलबाज खान ने कहा। क्यों? क्या हम इस दुनिया की मखलूक नहीं जिनसे दोस्ती करते हुए तुम्हें सोचना पड़ेगा? हाँ, तुम आसमानी मखलूक नहीं हो, लेकिन उससे ज्यादा खतरनाक हो, गुलबाज खान ने कहा। तुम वो लोग जो बराकी से यहाँ तक अपने दुश्मन को शिकस्त देते आए हो। पुलिस की बारी नफरी भी तुम लोगों का रास्ता नहीं रोक सकी।
मेरे ख्याल में तुम लोगों से ज्यादा खतरनाक इस दुनिया में और कोई नहीं हो सकता। मोहनके ने फौरी तौर पर जवाब देने की बजाय अपने साथियों की तरफ देखा। उन सब के चेहरों पर हैरत के तासात उभर आए थे। क्या कह रहे हो भाई गुलबाज खान? नौलखी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है, हम वो नहीं जो तुम समझ रहे हो। मैं जो कुछ समझ रहा हूँ ठीक ही समझ रहा हूँ, गुलबाज खान ने कहा। तो ये थी आज की स्टोरी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन भी दबा दें। अगला एपिसोड जल्द आएगा।